चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ कि जो अपने वैशेषिक गुण थे यहाँ से स्टार्ट करने हैं अपन को। वैशेषिक सार तो इंद्रिय गुण निरूपण, अपन ने सिलेबस का पहला पॉइंट क्लियर कर लिया था, जो वर्गीकरण था वो। अब डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में मतलब 40 गुणों का वर्गीकरण के अनुसार क्या क्या है, कैसे उत्पत्ति हुई, क्या मीनिंग है उस वर्ड का, वो समझेंगे अपन। ठीक है, तो अपन ने जब वर्गीकरण किया था तो उसमें बताया था भाई, जो आयुर्वेद के 41 गुण हैं उनमें से 5 गुणों को वैशेषिक या सार्थ या इंद्रिय गुण बोलते हैं। तो पहला था उसमें से शब्द। अब ये शब्द क्या है, तो इसका एक परिभाषा है निष्पत्ति की, संयोग का आदि विभागात है शब्दश्च शब्द निष्पत्ति। कहने का मतलब है कि संयोग से, विभाग से और शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है। अब ये क्या है, मीनिंग क्या है, आप कोई, मैं समझाता हूँ आपको। कहने का मतलब है कि किसी चीज़ का संयोग होने से या किसी चीज़ पे वियोग होने से, मतलब अलग होने से, या शब्द से, किसी वर्ड से नए वर्ड की, कि किसी शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है। अब समझो कि भाई शब्द की उत्पत्ति में 3 कारण है। अपन ने समझा कि संयोग है, विभाग है, शब्द है। तो संयोग क्या है, विभाग क्या है, जैसे कंठ तालु का संयोग, अपने कंठ में तालु का जो वायु का संयोग होता है, वायु गई, अपन तभी तो बोल पाते हैं, हवाई से तो बोल पाते हैं। भेरी या दंड का संयोग, जैसे अपन ने किसी वस्तु को एक डंडा मारा जोर से तो आवाज़ आती है ना। तो किसी भी चीज़ से संयोग हुआ, कि कंठ तालु का संयोग हुआ, भेरी दंड का संयोग हुआ, जैसे अपन ने किसी को लात मारी। ठीक है, देखो एग्जाम्पल है, हंसना मत है ना। अपने बर्तन बजाते हैं ना, जैसे अपने बर्तन को तेज पटका तो ज़मीन से बर्तन का संपर्क हुआ, मतलब संयोग हुआ, तो एक आवाज़ उत्पन्न हुई, तो इससे भी शब्द की उत्पत्ति होती है। अब विभाग देखो, बाँस का फाड़ना या कागज़ का फाड़ना, कहने का मतलब कि एक बाँस था, एक लकड़ी थी, उसको अपन ने फाड़ा, 2 टुकड़े किए, तो उसको फाड़ते समय आवाज़ उत्पन्न होती है ना, तो मतलब उसको अलग करते समय आवाज़ होती है। इसी दूसरा एग्जांपल देखो, कागज़, कागज़ को अपन फाड़ रहे हैं, अभी फाड़ के देखो अपने हाथ में एक आवाज़ आती है, आवाज़ उत्पन्न होती है ना। तो संयोग से भी और विभाग से भी शब्द की उत्पत्ति होती है, मतलब आवाज़ की उत्पत्ति होती है। और तीसरा है शब्द, कि एक शब्द से दूसरे शब्द की उत्पत्ति विचित्रंग न्याय द्वारा होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, विचित्रंग, कि विचित्रंग क्या है, कि एक शब्द से दूसरे शब्द की उत्पत्ति विचित्रंग न्याय द्वारा होती है। कि शब्द से शब्द की उत्पत्ति कैसे होगी, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, कि आप खड़े हो समुद्र के, एक नदी के, तालाब के किनारे खड़े हो, तो आपने एक कंकर फेंका तालाब में, तो एक लहर उठी। ठीक है, एक लहर से फिर दूसरी लहर उठी, आपने कंकर फेंका तो कंकर से एक लहर उठती है ना, उस लहर से दूसरी लहर उठी, दूसरी लहर से तीसरी लहर उठी, तीसरी से चतुर्थ लहर उठी। ऐसे ही एक शब्द से धीरे धीरे, जैसे कि कोई व्यक्ति ने बोला, तो एक दूसरी, मतलब एक से दूसरा, दूसरा, जैसे वो वायुमंडल में संचरण करता हुआ जो आता है ना, उसको बोलते हैं शब्द। तो ये इसको बोलते हैं विचित्रंग न्याय। इसका एग्जाम्पल समझा आपने, जैसे कि अपन ने समुद्र में कंकड़ फेंका, मतलब तालाब में कंकड़ फेंका, तो उससे एक तरंग उत्पन्न होती है, उस तरंग से दूसरी तरंग, फिर दूसरी तरंग से तीसरी तरंग, तो एक कंटिन्यूसली बनती है ना, तो उसको बोलते हैं विचित्रंग न्याय। तो शब्द की उत्पत्ति में 3 कारण हैं, संयोग, विभाग, शब्द। कहने का मतलब है कि संयोग, विभाग, शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है। अपन अब एक एक गुण के बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं। ये तीनों असमवायीकरण तथा आकाश समवायीकरण है, कि भाई ये 3 है ना, जो संयोग, विभाग, शब्द, असमवायीकरण है। कहने का मतलब है कभी संयोग हो जाता है, कभी विभाग हो जाता है, कभी शब्द है, लेकिन आकाश हमेशा प्रेजेंट रहता है। अगर आकाश नहीं है, खाली स्थान नहीं है, तो ये शब्द उत्पन्न नहीं होगा। तो मैन कौन है, आकाश। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, असमवायीकरण, कि कभी तो ये साथ में होते हैं, कभी नहीं होते। जैसे कभी संयोग हो गया तो ये 2 नहीं है ना, ठीक है, कभी विभाग हो गया, कभी संयोग, शब्द नहीं है। लेकिन इन तीनों में से किसी एक की प्रेजेंसी तो रहती है, लेकिन आकाश हमेशा रहता है। चाहे संयोग के साथ हो तब भी आकाश चाहिए, विभाग के साथ हो तब भी आकाश चाहिए, शब्द के साथ हो तब भी आकाश चाहिए। अगर आकाश नहीं है तो शब्द की उत्पत्ति नहीं होगी। तो इसलिए समवायीकरण कौन है, मैन कौन है, आकाश। तो यहाँ पे लिख दिया कि ये तीनों असमवायीकरण तथा आकाश समवायीकरण है। ठीक है, तो श्रोतेंद्रिय द्वारा, अब श्रोतेंद्रिय कौन है, अपने जो कान में रहती है ना, कान क्या है, अधिष्ठान। तो श्रोतेंद्रिय द्वारा जिस गुण का ग्रहण होता है वह शब्द है, जो आप सुन रहे हो वो शब्द है। तो क्लियर हुआ यहाँ तक डाउट आपका शब्द के बारे में। अब कोई भी आपसे पूछ, हेलो, यस सर। ओके, तो सुनो अब ना, क्योंकि अपन पूरे 41 गुण पढ़ेंगे डिटेल में,
तो मैं बता रहा था ना आपको कि अपन पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो शब्द कोई भी पूछे कि शब्द क्या है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि भाई श्रोतेंद्रिय द्वारा जिस गुण का ग्रहण होता है वह शब्द है। ठीक है, अब दूसरा गुण देखते हैं स्पर्श। तो एक इंद्रिया त्वच इंद्रिया द्वारा ग्राह्य गुण, कि त्वचा द्वारा जो गुण ग्रहण होता है ना वो है स्पर्श। ठीक है, तो स्पर्श त्वक इंद्रियों मात्र ग्राह्यो विशेष गुण है, कि भाई स्पर्श है जो त्वचा इंद्रिय द्वारा ग्रहण एकमात्र विशेष गुण है। ठीक है, इसके भेद देखो, 3 भेद हैं। शीत उष्ण अनुष्ण शीत, या तो ठंडा होगा या गर्म होगा या फिर नॉर्मल, ना तो ठंडा ना गर्म। एग्जाम्पल देखो, जल शीत है, अग्नि उष्ण है, और अनुष्ण शीत पृथ्वी और वायु, ये अनुष्ण शीत है। तो स्पर्श के भेद समझ में आए, कितने हैं? 3। शीत जल, उष्ण तेज, अनुष्ण शीत। अपन ने जब पंच महाभूत स्टडी किए थे उसमें बताया था कि भाई जल है शीत गुण युक्त होता है, तेज है उष्ण गुण युक्त होता है, और जो वायु है और पृथ्वी अनुष्ण शीत होती है। बहुत से व्यक्ति बोलते थे कि भाई वायु तो गर्म लगती है, कभी ठंडी लगती है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जिस स्रोत से आती है, कि गर्म स्थान से आ रही है तो गर्म होगी, ठंडे स्थान से आएगी तो ठंडी होगी, लेकिन एक्चुअली में ये अनुष्ण शीत होती है। ठीक है, तो इस पर समझ गए कि त्वचा, अपनी जो त्वचा है ना उसके द्वारा जो स्पर्श का अनुभव होता है, भाई ये ठंडा है कि गर्म है, ये अनुष्ण शीत है, तो वो है स्पर्श। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। ओके, अब देखो अगला गुण देखते हैं, क्योंकि 5 ही तो है ये वैसे गुण। रूप, चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुण है रूपम, कि भाई चक्षुर मात्र ग्राह्यो मतलब जो चक्षु मतलब जो अपनी चक्षु नेत्र इंद्रिय मतलब चक्षुर इंद्रिय द्वारा ग्राह्य गुण, जो अपनी आंखों द्वारा जो ग्राह्य मतलब आंख तो अधिष्ठान होगी, आंख के अंदर रहती है नेत्र इंद्रिय चक्षुर इंद्रिय। ठीक है, उसके द्वारा जो अपन रूप देखते हैं किसी चीज़ का, जैसे कि मेरे सामने मोबाइल है, स्क्रीन देख रहा हूँ, तो किसकी वजह से देख रहा हूँ? चक्षु इंद्रिय द्वारा देख रहा हूँ। इसके कितने भेद हैं? 7। पहला है शुक्ल यानी सफ़ेद, नीला पीला लाल हरित, कपिस यानी भूरा, और चित्र यानी चितकबरा। चितकबरा समझते हो ना, टिप टिकारा, मतलब सफ़ेद काला, वो डब्बे से होते ना, जैसे कि एक सफ़ेद गाय है उसके ऊपर काले काले धब्बे हो गए तो हो गया चितकबरा। ठीक है, तो इसके 7 भेद हैं रूप के, क्या तो सफ़ेद हो गया या नीला हो गया, पीला हो गया या रक्त होगा, या हरित हो गया या कपिस, मतलब बोलते हैं ना 7 रंग, वो हैं एक तरीके से। पृथ्वी जल तेज में उपस्थित, कहने का मतलब है कि पृथ्वी में पाया जाता है, जल में पाया जाता है और तेज में पाया जाता है। इससे पहले 2 महाभूत थे, आकाश और वायु, उसमें रूप नहीं पाया जाता, क्योंकि आपको पता है रूप किससे मिलता है? कौन सी? अग्नि। अग्नि से। और अग्नि अग्नि से हो पहले गई। कौन से हैं? आकाश और वायु महाभूत। तो 2 महाभूत तो पहले ही बन गए ना, इसलिए वो तो उसमें तो पाया नहीं जाएगा, इसलिए पृथ्वी जल तेज में उपस्थित। तेज में तो स्टार्ट होता ही है रूप, उसके बाद में जल है, फिर लास्ट में पृथ्वी, तो तेज जल पृथ्वी में ये रूप पाया जाता है। तो आकाश का कोई रूप नहीं होता है और वायु का कोई रूप नहीं होता। ठीक है, अब आते हैं रस। रसन ग्राह्यो गुण है रस है, ये याद हो जाए तो अच्छी बात है, संस्कृत की टर्मिनोलॉजी अच्छी लगती है कि रसन ग्राह्यो गुण है रस है। रसना इंद्रिय द्वारा ग्राह्य गुण मतलब अपनी जीव द्वारा, रसेंद्रिय द्वारा जो गुण ग्रहण होता है ना वो कितने हैं? 6। मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, भाई 6 ही तो रस हैं। तो अब समझ लो, कोई आपसे पूछे कि भाई स्पर्श क्या है, कोई पूछे आपसे रूप क्या है, कोई आपसे पूछे रस क्या है, तो ये आपको बोलना है कि रसन इंद्रियों द्वारा ग्राह्य गुण भेद 6 होते हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। और रसगुण किस किस में पाया जाता है? पृथ्वी और जल में, क्योंकि जल महाभूत के से ही तो स्टार्ट होता है रस, उसके बाद वाला पृथ्वी। तो जहाँ से स्टार्ट होता है ना उसके बाद वाले तो सारे पाए जाएंगे और उससे पहले वाले नहीं पाए जाते। तो जल महाभूत चौथे नंबर पे स्टार्ट होता है, तो उसके बाद में आया जाता है पृथ्वी, तो पृथ्वी में पाई जाएगी और जल में पाई जाएगी। उससे पहले वाले कौन से? 3, आकाश वायु अग्नि, उसमें रस नहीं पाए जाते। ये बात ध्यान रखना, जिस महाभूत की उत्पत्ति हो रही है उससे पहले महाभूत वाला नहीं पाया जाएंगे। गंध देखो, घ्राण ग्राह्यो गुण है गंध है, कि जो अपनी घ्राण यानी घ्राण इंद्रिया नासिका, घ्राण इंद्रिय द्वारा ग्राह्य गुण मतलब जिसके द्वारा जो ग्रहण होता है ना वो। भेद कितने हैं? 2, सुरभि और
अशुभ, मतलब सुगंध युक्त या दुर्गंध। सिंपल सी बात है, या तो सुगंधित होगा या दुर्गंध होगा। गंध गुण केवल पृथ्वी में पाया जाता है, क्योंकि पर जो पृथ्वी महाभूत है लास्ट में पाया जाता है, उसी से गंध की उत्पत्ति होती है। तो उससे पहले वाले तो पाए नहीं जाते। मैंने बताया ना कि जिसकी उत्पत्ति होती है तो वो या उसके बाद वाला, तो बाद में कोई महाभूत है नहीं, तो उससे पहले कोई पाया नहीं जाता। ओनली गंध गुण पृथ्वी महाभूत में पाया जाता है। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर गंध किसी में पाई जा रही है, किसी वस्तु में गंध पाई जा रही है, तो पृथ्वी महाभूत की वजह से है। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन गुरुवादी गुण निरूपण। तो गुरुवादी गुण कितने हैं? 20। 20। गुरु मंदी मिश्न लक्षण चांद्र मृत्यु, इस तरह। अब एक एक गुरु क्या है, कैसे काम करेगा, एक एक गुण के बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में, क्योंकि अपन ने अभी 5 गुण पढ़े 41 में से, तो अपन 36 गुण अभी पढ़ेंगे। तो कल स्टार्ट करते हैं। आज मेरा मुंह भी थकने लग गया, नोट्स भी मैंने यहीं तक ही बनाए हुए हैं। ठीक है, यस सर। तो यस सर। गुरुवादी गुण अपन कल स्टार्ट करते हैं। अब एक एक गुण के बारे में डिटेल में स्टडी करते रहेंगे। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ग्रुप आपके लिए एक्टिव है, ऑन है। और जो बच्चे क्लास नहीं ले पा रहे थे, ठीक है, तो कोई बात नहीं, उन बच्चों को उनका क्लास देख रहे हैं, क्योंकि वो एक दो बच्चों की, ज़्यादा नहीं, मात्र एक बच्चा ऐसा है जिसके एग्ज़ाम आ गए, उस वजह से वो क्लास नहीं ले पा रही। बाकी सब कोई घूम रहा है, कोई बीमार है, कोई फैमिली में कोई परेशानी है, इस वजह से मैंने इसलिए पूछा था। टेंस और आज अपनी 5 तारीख है, जिस बच्चे ने अभी तक फीस जमा नहीं कराई वो करवा देना ना। ठीक है ना, थैंक यू। यस सर।